हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 6। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स को भी डिस्कस किया था। उसमें न्यूक्लियोफाइल का जो एक टाइप होता है एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसका डिस्कशन रिमेनिंग था। तो वही हमारा आज का गोल होने वाला है। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले अपना गोल डिफाइन कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, और इसके साथ ही साथ ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस होगा। जो वीडियो का लैटर हाफ होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम मेनली हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो कब अटैक करने वाला है। तो ये चीज़ हमें तब पता चलेगी जब हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ब्रीफली हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला हाफ ऑफ द वीडियो विल बी अबाउट एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स and the second half of the video will be about HSAB principle, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखने वाले हैं कि which nucleophilic site is going to attack when, which nucleophilic site is going to attack when। तो ये तो हो गया अपने आज के गोल की बात। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन से कि व्हाट आर एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो बेसिकली अगर हम एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ये एम्बाइडेंट वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है एक्चुअली में। जो पहला वर्ड है वो है एम्बाई और दूसरा जो वर्ड है वो है डेंट। तो यहाँ पे जो एम्बाई वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से बेसिकली बिलोंग करता है। लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोथ। तो यानी कि ये एक लैटिन वर्ड है मीनिंग बोथ। ठीक है, अब बात करते हैं डेंट की। तो ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टीथ। लैटिन वर्ड मीनिंग टीथ। तो इन दोनों वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं, हम बेसिकली ये समझ पा रहे हैं कि जो एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिसमें कि दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्बाई मतलब बोथ है और डेंट मतलब टीथ है। मतलब ऐसे दो साइट्स हो सकते हैं जहाँ से डोनेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं उसमें दो होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स possessing two nucleophilic sites are called एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। एग्जाम्पल्स से कैसे इसको हम समझेंगे, तो अभी हम वो सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो हम फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, एक एक करके उनको समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं जिससे वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो स्टार्ट करते हैं फ्यू ऑफ एग्जाम्पल्स से। तो पहले मैं सारे एग्जाम्पल्स को लिस्ट आउट कर देती हूँ। तो एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। एक तो होगा ये CN- आयन जिसको हम साइनाइड आयन भी कहते हैं। अनदर वन इज़ NO2- आयन जिसको हम नाइट्राइट आयन भी बोलते हैं। नाउ NCS- जिसको हम थायोसाइनेट आयन भी बोलते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड, तो ये होता है अपना इनोलेट आयन। ये भी जो होता है वो एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब कैसे करता है वो हम अभी आगे के जो वीडियो का पार्ट है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइनाइड आयन से कि ये कैसे एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना साइनाइड आयन, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, हम CN- आयन भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम बात करें Cn माइनस आयन की, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो दो रेजोनेंस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम जिनको बोलते हैं, उनके हाइब्रिड से बनता है। ठीक है, मतलब दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उनका हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअली साइनाइड आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो हम उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मेनली इस तरीके से बनते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे N के पास एक लोन पेयर बच जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे C नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसे बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जो एक्चुअल में साइनाइड आयन होता है वो इन दोनों के रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ना, ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इस स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन दिस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये है अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हम इसमें देख पा रहे हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि साइनाइड आयन में जो डोनेशन है विच कैन इट कैन अकर थ्रू आइदर दिस कार्बन सेंटर और थ्रू नाइट्रोजन सेंटर। यानी ये एक एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो डोनेशन है वो कार्बन के थ्रू भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करा है तो नाइट्रोजन के थ्रू भी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर लिंकिंग इस कार्बन सेंटर से हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम कार्बन सेंटर से लिंकिंग करवा रहे हैं, यानी कार्बन सेंटर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, तो वहाँ पे साइनाइड्स का फॉर्मेशन होता है जिनको कि हम नाइट्राइल्स पे बोलते हैं। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम results in एल्काइल साइनाइड्स, या फिर हम इसी को नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। साइनाइड्स को ही हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। अगर आपने मेरा पहला जो इसके पहले की लेक्चर सीरीज़ है, अगर उसको नहीं देखा तो आप उसमें देखिए, उसमें एक लेक्चर फंक्शनल ग्रुप्स पे भी अपलोडेड है जिसमें कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया गया। उसमें हमने साइनाइड्स और नाइट्राइल्स को भी डिस्कस किया हुआ है। GOC की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसमें जाके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कार्बन सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे तो जिसका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम एल्काइल साइनाइड्स या फिर एल्काइल नाइट्राइल्स। तो ये हो गई तब की बात जब कार्बन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव कर रहा है। अगर मान लीजिए ये नाइट्रोजन यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स का डोनेशन अगर नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होगा, तब होता है अपना आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन। यानी कि लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम रिजल्ट्स इन आइसोसाइनाइड्स, या फिर हम इसी को आइसोनाइट्राइल्स भी बोलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से जो साइनाइड आयन है वो अम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करता है, और जब कार्बन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करेगा तो एल्काइल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा, और नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा होगा तो आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो NO2 माइनस है अपना, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव। बेसिकली ये जो NO2 माइनस आयन होता है ये भी साइनाइड आयन की तरह, हम इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअली में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हो गया अपना पहला स्ट्रक्चर, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा ना वो भी कुछ कुछ इसके जैसा ही दिखता है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली में। ये हो गया अपना दूसरा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है ना कि जो नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया अपना ये नाइट्रोजन एटम, ये हो गया एक न्यूक्लियोफिलिक साइट, और जो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो हो जाएगा ये ऑक्सीजन एटम। तो इसमें भी क्योंकि दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हो गए तो ये भी हो गया अपना एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल। सिमिलरली हम इस स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं कि ये वाला नाइट्रोजन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव करेगा, एंड अनदर ये जो ऑक्सीजन है ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव करेगा। बेसिकली ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने देख लिया कि नाइट्राइट आयन में किस तरीके से एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो ये भी एक एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल है। अब बात करते हैं कि क्या फॉर्म होगा। अगर नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है तो फॉर्म होता है अपना नाइट्रो एल्केन, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन एटम डोनेट कर रहा है तो फॉर्म होता है अपना एल्काइल नाइट्राइट। जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से बताया था। इस केस में अगर साइनाइड आयन के केस में हम बात करें तो यहाँ पे एल्काइल साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। उस और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCN और RNC। तो यहाँ पे भी दो चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन एटम से लिंकिंग की, तो लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम results in formation of नाइट्रो एल्केन्स। यहाँ पे नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, उसको हम RNO2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वहीं ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंकिंग हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी लिंकिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड्स, जिसको हम RONO भी बोल सकते हैं। इस तरीके से। तो ये हो गया अपना नाइट्राइट आयन, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया। अब हम फर्दर क्या करते हैं, नेक्स्ट जो था अपना थायोसाइनेट आयन, उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना थायोसाइनेट आयन। ये क्या है, ये है अपना SCN- आयन। जो अपना थायोसाइनेट आयन होता है वो भी एक्चुअली में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे उन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे N के पास एक लोन पेयर बच जाएगा। अगेन सल्फर के पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और N पे होगा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने थायोसाइनेट आयन के।
अब अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे सल्फ़र न्यूक्लियोफिलिक साइट है और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अपना न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम है वो अपना न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गए अपने दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। अब अगर बात करूँ कि कब कौन सा लिंक होगा तो क्या का फॉर्मेशन होगा, तो अगर सल्फ़र के थ्रू लिंकिंग हो रही है, यानी सल्फ़र अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है तो हम बोलते हैं थायोसाइनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हम उनको एल्काइल थायोसाइनेट्स बोल देते हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर लिंकिंग हो रही है सल्फ़र एटम के थ्रू, लिंकिंग थ्रू सल्फ़र एटम results in alkyl thiocyanate। और वहीं अगर मैं बात करूं कि लिंकिंग अगर इस नाइट्रोजन सेंटर से हो रही है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, तो तब हम बोलेंगे उसको आइसोथायोसाइनेट, यानी लिंकिंग थ्रू nitrogen atom results in alkyl isothiocyanate। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अपना RSCN और इसको हम लिख सकते हैं RNCS। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना थायोसाइनेट आयन भी यहाँ पर। अब लास्ट है अपना इनोलेट आयन, उसको भी डिस्कस करते हैं कि हम कैसे उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स प्रेजेंट है वहाँ पे। अब हमें डिस्कस करना है अपना इनोलेट आयन। काफ़ी सारे रिएक्शंस है जिसमें इनोलेट आयन इन्वॉल्व होगा, वो हम तब देखेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो इनोलेट आयन को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे एक नेगेटिव चार्ज और फिर अगेन यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये है अपना इनोलेट आयन। अब ये भी जो है ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इसके लिए भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बना के शो करती हूँ, RCH डबल बॉन्ड C O माइनस और यहाँ पे अगेन R। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे बना सकते हैं, उसमें जो कार्बन आइटम होगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन एटम वाला कार्बन था उसके बगल में वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, यानी जो अल्फा कार्बन एटम है ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये हो गए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने इनोलेट आयन के। अब क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज़ हम एसीटोन इनोलेट आयन का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। एसीटोन इनोलेट आयन, तो यहाँ पे क्या है, हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद हम फर्दर इस तरीके से शो कर सकते हैं, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा है और ये वाला स्ट्रक्चर इसके जैसा है। तो ये हो गए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो है ये अल्फा कार्बन आइटम, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई एक। और अगर मैं बात करूँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये अपना न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया। तो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स इनोलेट आयन में भी प्रेजेंट है, यानी ये भी एग्जाम्पल है अपना एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल का। अब कब कौन सा जो साइट है वो अटैक करेगा रिएक्शन में, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, और इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने वाला है। तो हेडिंग हम ये डालेंगे HSAB प्रिंसिपल, और इसमें हम देखने क्या वाले हैं, विच न्यूक्लियोफिलिक साइट विल अटैक व्हेन। ये हम मेनली इस चीज़ में स्टडी करेंगे, इस टॉपिक में। तो अगर मैं बात करूँ HSAB प्रिंसिपल की, तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली फेवरेबल इंटरैक्शंस को एक्सप्लेन करता है कि कौन से इंटरैक्शंस फेवरेबल होंगे। अब HSAB जो नाम है वो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को डिनोट करता है, तो पहले यही लिख लेते हैं कि HSAB प्रिंसिपल का मतलब है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम पियर्सन्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि पियर्सन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लिख सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय पियर्सन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हार्ड सेंटर है तो वो दूसरे हार्ड सेंटर से इंटरैक्ट करना पसंद करता है, यानी फेवरेबल इंटरैक्शंस जो होंगे वो हार्ड इंटरैक्शंस फेवरेबल होंगे, और अगर कोई अपने पास सॉफ्ट सेंटर है तो वो दूसरे सॉफ्ट सेंटर से रिएक्ट करना पसंद करता है, यानी जो सॉफ्ट इंटरैक्शंस होते हैं वो बेसिकली फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो हमें हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में फेवरेबल इंटरैक्शंस को। दिस थ्योरी या ये जो प्रिंसिपल है हेल्प्स टू प्रिडिक्ट फेवरेबल इंटरैक्शंस और हम क्या कह सकते हैं कि जो हार्ड इंटरैक्शंस हैं वो फेवरेबल होंगे और जो सॉफ्ट इंटरैक्शंस हैं वो फेवरेबल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो हार्ड सेंटर होता है, हार्ड सेंटर इंटरैक्ट्स मोर स्ट्रांगली विथ अदर हार्ड सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो हार्ड इंटरैक्शंस हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो एक हार्ड एसिड है वो प्रेफरेबली एक हार्ड बेस के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है, यानी ये इंटरैक्शंस जो होते हैं वो फेवरेबल इंटरैक्शंस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक सॉफ्ट सेंटर की, तो वो दूसरे सॉफ्ट सेंटर से इंटरैक्ट करना चाहता है, यानी सॉफ्ट सेंटर इंटरैक्ट्स मोर स्ट्रांगली विथ अदर सॉफ्ट सेंटर। यानी कि जो सॉफ्ट इंटरैक्शंस होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के जो इंटरैक्शन होंगे वो अपने होंगे फेवरेबल इंटरैक्शन। अब बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा किसी भी स्पीशीज़ को देख के कि उसमें कौन सा सेंटर हार्ड सेंटर है और कौन सा सेंटर सॉफ्ट सेंटर है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो मैं अब बताऊंगी कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी स्पीशीज़ को एक हार्ड सेंटर में और एक सॉफ्ट सेंटर में। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, तो दिस क्लासिफिकेशन इनटू हार्ड सॉफ्ट इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन is
बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज टू साइज रेशियो भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज टू साइज रेशियो कितना है। सेकेंडली हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी कैसी है। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की एबिलिटी, यानी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका कितना डिस्टॉर्शन हो पा रहा है, वो वाली चीज़ पोलराइजेबिलिटी हो गई। एंड थर्ड इज कोवेलेंट वर्सेस आयनिक नेचर ऑफ इंटरैक्शन, की जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो मेनली कोवेलेंट इंटरैक्शंस है, कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, या फिर वो आयनिक इंटरैक्शंस है, मतलब आयनिक जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। आयनिक नेचर ऑफ इंटरैक्शंस, ठीक है। तो ये हो गए अपने यहाँ पे क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम किसी भी हार्ड सेंटर या सॉफ्ट सेंटर को क्लासिफाई करते हैं। तो हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे किसी भी सेंटर को हार्ड सेंटर या सॉफ्ट सेंटर में। और इसके बाद जो हमने न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स देखे थे उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा सेंटर हार्ड है और कौन सा सेंटर सॉफ्ट है। ठीक है, तो एक साइड हम कॉलम बना लेते हैं हार्ड सेंटर्स के लिए, और दूसरी साइड कॉलम बना लेते हैं सॉफ्ट सेंटर के लिए। ठीक, तो ये बन गए अपने 2 कॉलम्स। अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम जो स्मॉल एटॉमिक या आयनिक रेडियस वाले स्पीशीज़ होते हैं वो हार्ड सेंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल एटॉमिक या आयनिक रेडियस, ये एक क्राइटेरिया होता है हार्ड सेंटर होने का। वहीं दूसरी साइड सॉफ्ट सेंटर कब होगा, जब लार्ज एटॉमिक या आयनिक रेडियस है। मतलब अगर हम हार्ड सेंटर से कंपेयर करें तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो बेसिकली लार्ज होगा, या फिर आयनिक रेडियाई है वो लार्ज होगा। तो लार्ज एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, ये हो गया एक क्राइटेरिया किसी सेंटर को हार्ड या सॉफ्ट कहने का। दूसरा क्या है, अगर चार्ज डेंसिटी हाई है तो भी वो सेंटर हार्ड सेंटर होता है, हाई चार्ज डेंसिटी। और वहीं अगर हम सॉफ्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे और उसका ऑपोजिट हो जाएगा, लो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी की तो यहाँ पे लो पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी कि पोलराइज होने की एबिलिटी यहाँ पे कम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उतना डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये हो गए अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 और पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जो हार्ड सेंटर्स होंगे ना वो जनरली ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, तो यानी कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम देख सकते हैं, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले सेंटर्स होंगे, यानी लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगेन लास्ट पॉइंट है ये अपना हार्ड सेंटर और सॉफ्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करने का। तो यहाँ पे मेनली जो हार्ड इंटरैक्शंस होते हैं उसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आयनिक इंटरैक्शंस डोमिनेट, मेनली आयनिक इंटरैक्शंस होते हैं, तो आयनिक इंटरैक्शंस डोमिनेट इन दिस केस। और यहाँ पे क्या होता है, जो सॉफ्ट इंटरैक्शंस होते हैं उनमें मेनली कोवेलेंट जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोवेलेंट इंटरैक्शन डोमिनेट्स। तो ये तो हो गया अपना हार्ड सॉफ्ट में क्लासिफाई करने के क्राइटेरियाज कि हम किस तरीके से किसी सेंटर को हार्ड सेंटर बोल रहे हैं या सॉफ्ट सेंटर बोल रहे हैं। अब देखते हैं हमारे जो एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल्स है उसमें कौन सा सेंटर हार्ड है और कौन सा सेंटर सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने साइनाइड आयन का। उसके हमने मेनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। तो साइनाइड आयन में हमने कौन से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, हमने ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। ये था अपना पहला स्ट्रक्चर और ये था अपना दूसरा स्ट्रक्चर।
ठीक, यही दो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे। तो अगर डोनेशन कार्बन के थ्रू हो रहा है और एल्काइल साइनाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो कार्बन होता है अपना, वो अपना सॉफ्ट सेंटर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है, और अगर हम साइज़ वाइज भी जाएं तो कार्बन बड़ा है साइज़ में, तो ये होता है सॉफ्ट सेंटर। और अगर डोनेशन नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है तो ये होता है हार्ड सेंटर। तो जैसा कि हमने HSAB प्रिंसिपल में पढ़ा कि हार्ड सेंटर एक हार्ड सेंटर से इंटरैक्ट करना चाहता है और सॉफ्ट सेंटर एक सॉफ्ट सेंटर से इंटरैक्ट करना चाहता है। तो अगर रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसा सेंटर है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो कि एक हार्ड सेंटर है, तो यानी जो डोनेशन होगा वो इस नाइट्रोजन आइटम के थ्रू होगा और नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर जो इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ लोन पेयर्स डोनेट होने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट होने वाले हैं, वो एक सॉफ्ट सेंटर है, तो डोनेशन जो होगा वो मेनली इस कार्बन आइटम के थ्रू होगा, सॉफ्ट सेंटर के थ्रू होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कब साइनाइड आयन में कार्बन सेंटर डोनेट करेगा और कब नाइट्रोजन सेंटर डोनेट करेगा। सिमिलरली हम आगे के जो न्यूक्लियोफाइल्स हमने डिस्कस किए थे उनका एग्जांपल भी देख सकते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था अबाउट नाइट्राइट आयन, तो उसमें हम कैसे देखते हैं, हमने नाइट्राइट आयन में डिस्कस किया था, तो हम इसमें कैसे देखेंगे, ये इसमें बेसिकली दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। N था, उससे एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था जिस पे एक नेगेटिव चार्ज था, और फिर हमारे पास एक और ऑक्सीजन एटम था, वो इस तरीके से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड था नाइट्रोजन के थ्रू, या नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर था। तो बेसिकली अगर डोनेशन यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है तो ये होता है अपना हार्ड सेंटर, यहाँ पे ये होता है हार्ड सेंटर, यानी ये किसी एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा, या फिर ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन तब होगा जब रिएक्शन मीडियम में कोई हार्ड इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, यानी कोई स्मॉल साइज़ वाला और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला प्रेजेंट है स्पीशीज़। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन होगा। और नाइट्रोजन के थ्रू कब होगा डोनेशन, जब कोई सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा, वहाँ पे लोन पेयर्स अगर डोनेट करने हैं तो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है और यहाँ पे ये एक सॉफ्ट सेंटर है। तो ये हमने नाइट्राइट आयन का एग्जांपल देख लिया। अब आगे के दो आयन्स और बचे, उनको भी एक बार देख लेते हैं कि उनमें कौन से हार्ड सेंटर्स हैं और कौन से सॉफ्ट सेंटर्स हैं। तो अगर हम बात करें थायोसाइनेट आयन की, तो उसमें भी हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे। उसमें हमने मेनली इस तरीके से ड्रॉ किया था, SC डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया था इस तरीके से SC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे सल्फ़र पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरीके से हमने ड्रॉ किया था। तो अब क्या होगा कि अगर डोनेशन हो रहा है नाइट्रोजन एटम के थ्रू, तो ये एक हार्ड सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर डोनेशन हो रहा है नाइट्रोजन के थ्रू तो ये एक हार्ड सेंटर है, और अगर डोनेशन हो रहा है सल्फ़र के थ्रू तो यहाँ पे ये एक सॉफ्ट सेंटर है। यानी अगर कोई सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है तो सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट कर देगा, और अगर कोई हमारे पास हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है तो नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर देगा। नाउ लास्ट इज़ आवर इनोलेट आयन, उसको भी हम फाइनली देख लेते हैं। इनोलेट आयन का केस, जैसे अगर हम कंसिडर करें जो हमने एसीटोन का इनोलेट आयन ड्रॉ किया था, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, और हमने दूसरा जो बनाया था वो था CH3 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो गए अपने। तो यहाँ पे ये जो कार्बन सेंटर है, मतलब जो अल्फ़ा कार्बन है जिस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन, ये मेनली अपना होता है सॉफ्ट सेंटर। और अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन आइटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये होता है अपना हार्ड सेंटर। तो ये आएगा हार्ड सेंटर की कैटेगरी में।
तो यानी कि कोई हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो जाके डोनेट करेगा, लिंकिंग ऑक्सीजन के थ्रू हो जाएगी। और अगर कोई सॉफ्ट सेंटर होगा तो कार्बन डोनेट करेगा, यानी जो लिंकिंग होगी वो कार्बन के थ्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एम्बाइडेड न्यूक्लियोफाइल्स में कब कौन सा साइट अटैक करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्शन मीडियम में किस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो मेनली जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसको जाके इलेक्ट्रोफाइल्स को डोनेट करते हैं। तो यहाँ तक अपना आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो था दैट वाज एक्चुअली अबाउट एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हमने देखा कि एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें कि दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आते हैं। सेकेंडली फिर हमने एग्जाम्पल्स को कंसिडर किया था एक एक करके। जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमें बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने मिलते हैं। जैसे हमने साइनाइड आयन को डिस्कस किया था, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे और ये बताया था कि जब लिंकिंग कार्बन के थ्रू होगी तो साइनाइड्स का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन के थ्रू होगी तो आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमने नाइट्राइट आयन का एग्जांपल देखा था जिसमें हमने दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। अगर लिंकिंग नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन्स, यानी RNO2 का फॉर्मेशन होता है। और अगर लिंकिंग वहीं ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है, यानी ऑक्सीजन अगर डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो एल्काइल नाइट्राइड्स यानी RONO का फॉर्मेशन होगा। फिर थर्डली हमने थायोसाइनेट आयन को भी कंसिडर किया था। वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट सल्फर है, मतलब सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। और अगर वही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेट यानी RNCS का फॉर्मेशन हो रहा था। लास्टली हमने इनोलेट आयन को डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर हमने एसीटोन इनोलेट आयन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे और इसमें देखे थे कि कौन से दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं। अब कब कौन सा साइट डोनेट करेगा ये डिसाइड करने के लिए हमने HSAB प्रिंसिपल को देखा, जो कि ये कहता है कि एक हार्ड सेंटर दूसरे हार्ड सेंटर से ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर पाता है, यानी एक हार्ड एसिड हार्ड बेस से इंटरैक्ट कर सकता है। और एक सॉफ्ट सेंटर दूसरे सॉफ्ट सेंटर से इंटरैक्ट कर पाता है अच्छे से, यानी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से इंटरैक्ट कर सकता है। ये दोनों हैं अपने फेवरेबल इंटरैक्शंस। अगर हम बात करें कैसे हम क्लासिफाई करेंगे किसी सेंटर को हार्ड सेंटर या सॉफ्ट सेंटर में, तो जो स्मॉल एटॉमिक या आयनिक रेडियाई वाले सेंटर होंगे या फिर हाई चार्ज डेंसिटी, लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड जिसमें आयनिक इंटरेक्शंस डोमिनेट करें, वो सारे हार्ड सेंटर्स की कैटेगरी में आएंगे। वहीं अगर हम सॉफ्ट सेंटर्स की बात करें तो लार्ज एटॉमिक और आयनिक रेडियस, लो चार्ज डेंसिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कोवेलेंट इंटरैक्शंस जिसमें डोमिनेट करें वो सॉफ्ट सेंटर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो साइनाइड आयन में हमने ये देखा था कि कार्बन जो है वो सॉफ्ट सेंटर है और नाइट्रोजन जो है वो हार्ड सेंटर है। नाइट्राइट आयन में हमने देखा ऑक्सीजन हार्ड सेंटर है और नाइट्रोजन सॉफ्ट सेंटर है। उसके बाद थायोसाइनाइट आयन में नाइट्रोजन हार्ड सेंटर था और सल्फर सॉफ्ट सेंटर था। उसी तरह इनोलेट आयन में जो ये अल्फा कार्बन था जिस पे नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन रिच अल्फा कार्बन है वो अपना सॉफ्ट सेंटर की तरह बिहेव करेगा। और जो यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो अपना हार्ड सेंटर की तरह बिहेव करेगा। यानी डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्शन मीडियम में किस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है उस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक साइट्स अटैक करेंगे एंड रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्ट उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट की जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा तो उनको भी विजिट करिए, उनको जाके देखिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसमें भी डिस्कस हुए हैं। आगे के लेक्चर्स में हम जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। और अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक शेयर कीजिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।